श्रोताओं, आमने सामने कार्यक्रम की इस विशेष श्रृंखला में आप सुनते हैं हमारी रियासत की कुछ खास शख्सियत से हमारी बातचीत। इसी क्रम में आप आज सुनेंगे जम्मू के प्रसिद्ध साहित्यकार, डोगरी साहित्य के कर्मठ कार्यकर्ता और शिक्षाविद श्री ललित मगोत्रा से हमारी बातचीत। आज इस चर्चा में मेरे साथ मेरी युवा प्रतिनिधि होंगी कुमारी आंचल, और आंचल मैं चाहूंगा आप बेबाकी से प्रश्न पूछिएगा प्रोफेसर ललित मगोत्रा से, इनके इतिहास के बारे में, इनके वर्तमान के बारे में और इनके भविष्य के बारे में कि ये आगे क्या करने वाले हैं। तो इसके बाद मैं माइक सौंपता हूं आंचल को। धन्यवाद राकेश जी। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं मुझे यानी आंचल मिस्कीन को। तो जैसे आप सबको राकेश जी ने बताया कि आज के हमारे मेहमान डॉक्टर ललित मगोत्रा जी हैं, तो चलिए उनका स्वागत किए देते हैं। नमस्कार ललित जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियोज में। नमस्कार आंचल जी, नमस्कार राकेश जी, धन्यवाद। तो चलिए हम हमारी बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। आपसे मेरा सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि जिस तरह से आपको राकेश जी ने इंट्रोड्यूस किया, एजुकेशन फील्ड से साहित्य की ओर आपका जाना कैसे हुआ? असल में मैं ना एजुकेशन की तरफ से साहित्य की तरफ गया, ना साहित्य से एजुकेशन की तरफ गया। ये दोनों काम इकट्ठे ही हुए। इकट्ठे हुए। वो ऐसा है कि लिखने का जो काम है वो मैंने 1972 में शुरू किया और 68 में मैंने एमएससी फिजिक्स की और कश्मीर यूनिवर्सिटी से की। तो उधर से वो एमएससी की और इधर उस वक्त तक मुझे लिखने का शौक हो गया था, तो साथ में लिखता रहा, रिसर्च की, पीएचडी की और उस वक्त भी लिखता रहा। फिर जब सर्विस हो गई, फिर नौकरी की, फिर यूनिवर्सिटी में फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भी मैं रहा 4 साल के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर, लेकिन ज्यादा नौकरी मेरी यूनिवर्सिटी में ही हुई। तो पहले का ही सिलसिला चल रहा था, तो यूनिवर्सिटी में रिसर्च का काम किया, पर लोगों को पढ़ाने का, और बाकी यूनिवर्सिटी की जो एक्टिविटी एकेडमिक काम होते हैं वो सारे किए, और अपनी रिसर्च के संबंध में हिंदुस्तान से बाहर भी कोई 5-6 साल रहा मैं। जिस तरह से आपने बताया कि आपका रहना श्रीनगर में भी हुआ, आप जम्मू में भी थे, जम्मू से बाहर भी रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी एक युवा होने के नाते कि पहले के जम्मू कश्मीर प्रदेश और आज के जम्मू कश्मीर में क्या बदलाव आया है? जमीन आसमान का अंतर है। अगर मैं अपनी फोटो देखूं जी, जब मैं कश्मीर में था और आज मैं अपनी फोटो देखूं, तो मेरे में ही जमीन आसमान का फर्क है। जगह तो ऐसी हैं कि जगह भी बदलती हैं, लोग भी बदलते हैं, हालात भी बदलते हैं, और फिर हमारा वक्त जो है, मैं समझता हूं हमारा वक्त दुनिया में सबसे तेजी से बदलने वाला वक्त ये है जिसमें हम हैं। इतनी तेजी से दुनिया कभी नहीं बदली। आप हजारों साल, 100 साल का पहले का देख लीजिए तो कोई अंतर नहीं था। अगर अब 500 साल पहले लोग चूल्हा, जमीन पे रोटी बनाते थे, चपातियां वैसे बनाते थे, दाल वैसे बनाते थे, और वैसे बैठते थे, उठते थे, कैसे सोते थे, कितने ही साल वैसे चला रहा। अब आप सोचिए कि मेरा जन्म 1944 में हुआ, मैंने वो वक्त देखा। आज आप सोचिए कि वो चूल्हे कहाँ हैं, वो रोटी बनाने का सिस्टम कहाँ है, वो नीचे बैठने का सिस्टम कहाँ है। दुनिया तब्दील हो गई, और जो सुख सुविधाएं आज हमारे पास हैं और उनके कारण जो हमें कष्ट भी हैं, तो वो सारी चीजें कहाँ थी हमारे पास। इतनी तेजी से दुनिया बदलती हुई आप सोच नहीं सकते। आज तो वो वक्त है कि किसी जमाने में साइंस फिक्शन लिखी जाती थी तो लोग सोचते थे ये तो चमत्कार है। अब तो साइंस फिक्शन वालों के पास आइडिया ही नहीं बचे कि वो क्या लिखें। तो दुनिया इतनी तेजी से बदली है कि वो संसार ही नहीं रहा। आज हम अगर किसी को सुनाएं कि हम बचपन में कैसे थे, कैसे सोते थे, कैसे छतों पे सोते थे, कैसे वहां जम्मू में शाम को हवा चलती थी, और फिर गर्मी के दिनों में हमारे नहर में जाके नहाते थे, मंजियों पे सोते थे और घड़ों का पानी पीते थे, छत पे रख देते थे, ठंडा हो जाता था। अब मैं जिस भी क्षेत्र में बात करूंगा आप देखेंगे वो दुनिया रही ही नहीं। और ये सब तब्दीली कितनी देर में हुई? 50-60 साल में। इतनी तब्दीली पीछे हजारों सालों में नहीं हुई। तो मैं ये समझता हूं कि इतनी तेजी से दुनिया बदली है। अब आइए जम्मू पे, कश्मीर पे और आज के हालात पे। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो कश्मीर मैंने देखा है वो इतना सुंदर है,
इतना खूबसूरत है कि जब मैं ये सोचता हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी का सबसे सुंदर वक्त कौन सा गुजारा है, तो मुझे वही 3 साल नजर आते हैं 1966 से लेकर 1969 तक, जो मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी के जो एप्पल आर्चर्ड था जिसमें हमारा वो जो यूनिवर्सिटी थी उसमें गुजारे हैं फिजिक्स पढ़ते हुए। और क्या एनवायरनमेंट था, कितनी ओपन एनवायरनमेंट था, कैसे हम बातें करते थे। कोई कम से कम मैंने कभी महसूस नहीं किया कि हिंदू मुसलमान का कोई फर्क था। मुझे गाने वाने का शौक था थोड़ा सा उस वक्त, तो मैं क्लासें बंक कर देता था क्योंकि मेरे जो फैंस हैं वो घूम रहे होते थे गाने सुनने के लिए, तो मुझे बड़ा शौक था। मैं आ जाता था तो लोग बैठ जाते थे। मेरे ऑडियंस में हिंदू, मुस्लिम, लड़कियां, लड़के सारे बैठे होते थे और कभी हमने ये महसूस नहीं किया कि हम किसी दूसरी सोसाइटी में रह रहे हैं, किसी अलग तरीके की जगह में रह रहे हैं। और जगह ऐसी सुंदर, इतनी साफ, पानी, पेड़, आप कुछ भी सोचिए उस जगह का, वो इतना सुंदर था। और लोगों का जो हमारे साथ व्यवहार था वो बहुत अच्छा था, बहुत ही बढ़िया था और बहुत अच्छे दिन गुजारे। और आज मैं कश्मीर जाता रहता हूँ। बाद में मेरी फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में नौकरी हुई तो मैं वहां गया, उसके बाद भी जाता रहा। आज मुझे कभी कभी वहां जाना पड़ता है और इतनी तकलीफ होती है सब कुछ देखकर। एक तो फिजिकली वो इतना बदल गया है, वो एक चीज है। साइकोलॉजी इतनी बदल गई है, लोगों के नजरिए इतने बदल गए हैं कि बड़ी तकलीफ होती है। ये लगता नहीं ये वही जगह है, ये वही खूबसूरत जगह, वही खूबसूरत लोगों की जगह है। बड़ा तकलीफ होती है, बड़ा अच्छा नहीं लगता। अब जम्मू पे आइए तो मैंने आपको पहले बतलाया कि जम्मू कैसा था। उस वक्त गलियां थी, हम गलियों में खेलते थे, छतों पे पतंगे उड़ाते थे। पतंगे आज भी उड़ाते हैं, अभी भी उड़ाता हूं मैं। तो ये लेकिन हमारे शहर में पैदल चलने का रिवाज था। मैं साइंस कॉलेज में पढ़ता था तो वहां से अपने घर फतू चुगान पकाडंगा तक पैदल आता था, पैदल जाता था। और सिर्फ मैं ही नहीं, सभी लोग। फिर हम जब जाते थे तो सारे शहर से गुजरते थे, उससे हम सारे शहर को बड़े इंटीमेटली जानते थे। हर दुकान को, हर दुकानदार को, हर खोखे वाले को, हर किसी चीज को हमें सब कुछ अपना लगता था क्योंकि हम उनके साथ उस इलाके से गुजरते थे। आज तो पता ही नहीं लगता, मैं अपनी गली में जाता हूं तो मेरी गली में दुकानें खुली हुई हैं। किसी वक्त में जब मैं वहां जाता था तो 5-5, 10-10 मिनट के बाद कोई एक आदमी गुजरता था। अब तो इतनी भीड़ है कि स्कूटर वाला आपको धक्का मारते हुए निकलता है, कोई दूसरे तरीके से। तो क्या सुनाऊं मैं आपको कि कितना फर्क पड़ा है। फर्क तो बहुत पड़ा है, लेकिन मैं कोई उसके लिए रोता नहीं। फर्क तो पड़ना ही है। वक्त के साथ चीजें बदलती हैं और जब बदलती हैं तो आपको भी साथ में थोड़ा बदलना चाहिए अपने आप को, और अपने देखने में, सुनने में पॉजिटिविटी ही रखनी चाहिए। लेकिन बदला बहुत कुछ है। ललित जी की बात सुनकर मुझसे ये प्रश्न पूछे बिना रहा नहीं जा रहा है। वो ये कि आपने कहा था, इस बातचीत के दौरान जिक्र आया कश्मीर का, जब आप यूनिवर्सिटी में थे और जो वातावरण जिसका आपने ताना बाना बुना वो एप्पल ऑर्चार्ड्स थे, बिल्कुल, फूलों के फूल भी खिले होंगे बिल्कुल, तो वो मौसम, और वहां पर आप गाते थे। मैं चाहूंगा आप उन चंद लाइनों को हमें फिर से वो देखिए। उस वक्त जब मैं गाता था उस वक्त मैं 21 साल का था, अब मैं 75 साल का हूँ। आप सोचते हैं लता मंगेशकर नहीं गा सकती इस उम्र में, गले जो है वो चलते नहीं, और ये बड़ा मुश्किल है कि कोई गाना गाया जाए इस वक्त। लेकिन कुछ कोशिश करता हूँ सुनाने की। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे, ये भी पूछेंगे कि तुम इतनी परेशान क्यों हो। वाह, क्या बात है, सच में क्या बात है। और अब हमें पता चलता है कि आप कितना अच्छा गाते होंगे बिल्कुल, जब आप 21 साल के रहे होंगे। बिल्कुल। मुझे मेरे एक दोस्त ने पुरानी कैसेट रिकॉर्ड की हुई सुनाई, सुरेंद्र टिक्कू है, बाहर है आजकल वो। तो उसने एक दिन मुझे, पता नहीं उसको पास कैसे वो रिकॉर्डिंग थी, श्रीनगर में उसने की हुई थी। अच्छा। मैंने अपनी आवाज सुनी तो मैं पहचान नहीं पाया
कि कभी मैं शायद इतना अच्छा गाता था, आज तो बेसुरा, आवाज ही नहीं लगती, खुद महसूस होता है कि गाया नहीं जा रहा। चलिए, सिलसिला यही है कश्मीर का। और जब आपने बहुत कहते ना इमोशनल होके भावुकता भरे उन अपने उद्गारों में कहा कि कश्मीर अब बदल चुका है, जो पहले था वो अब नहीं है, तो इसमें राजनीति का पुट छोटा सा था। हालांकि हमारा आज का जो मुद्दा है ये राजनीति से परे है। ये आपकी उन विधाओं को, जिसमें संस्कृति है, जिसमें सभ्यता है, जिसमें कला है, उन क्षेत्रों को लेकर है। लेकिन कहीं ना कहीं पर यह प्रश्न आ ही जाता है कि वर्तमान परिस्थितियों में, जबकि आर्टिकल 370 की बात हर जगह चलती है, हर अखबार में, टीवी शोज में यही विषय छाया हुआ है, तो आर्टिकल 370 के जो बदलाव किए गए हैं, उन बदलावों के चलते मैं आपकी राय जानना चाहूंगा, इससे पहले और इसके बाद का पस मंजर आपकी नजर में क्या है? देखिए, ऐसा है कि कश्मीर की स्थिति के बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि अभी मैं गया नहीं, और जैसा आप जानते हैं जाना इस वक्त संभव भी नहीं कश्मीर में। लेकिन इधर बैठे हुए मैं सोच सकता हूं कि एक ऐसी चीज जिसके बारे में ये सोचा जाता था कि इसको हटाना असंभव है, और कुछ नेताओं ने यहां तक कहा था कि कौन हटा सकता है इसको, ये हटाया ही नहीं जा सकता, कोई जितना भी जोर लगा ले। और जब हटने पे आया तो एक ही झटके में सब कुछ हट गया। इसलिए मुझे लगता है जो लोग सोच के बैठे थे कि ये कभी नहीं हटेगा, उनकी स्थिति इस वक्त रिएक्ट करने की भी नहीं है। बिल्कुल, वो शॉक में है। जब तक वो इस शॉक से उभरेंगे, उनकी स्थिति क्या होगी? वो गुस्सा होंगे, खुश होंगे, कि क्या करेंगे, मैं कुछ नहीं कह सकता उसके बारे में। जम्मू की जो बात है, जम्मू के लोग हमेशा ये चाहते थे कि भारत के साथ हमारा संबंध ज्यादा घनिष्ठ हो और ज्यादा हम भारत के करीब हों। तो उनको 370 के हटने से, क्योंकि जो आम जनता थी जम्मू की, उसका विचार यही था कि 370 एक रोड़ा है, तो उसके हटने से उनको इस वक्त यही लग रहा है कि वो इंडिया के, भारत के ज्यादा करीब आ गए हैं और उसका सही में एक अंग हो गए हैं। अब इसका आगे क्या होता है, क्या नहीं होता, वो वक्त बतलाएगा। ललित जी, मैं कश्मीरी परिवार से हूँ। मेरे पिता कश्मीरी होने के बावजूद बहुत अच्छी और साफ डोगरी बोल लेते हैं जी। अब उन्हीं के तुलना में आप मुझे देख लीजिए, मुझे डोगरी समझ तो सब आती है पर बोलनी नहीं आती जी। जब इसकी जड़ तक गई कि ऐसा हुआ क्यों, कारण क्या है, जबकि हम दोनों की पैदाइश यहीं की है, माहौल एक जैसा था, पर इतना अंतर क्यों? तो पता लगा कि उनके टाइम के जो उनके साथी संगी थे वो डोगरी बहुत अच्छे से बोलते थे, तो सुनते सुनते, कान में पढ़ते पढ़ते सीख लिए। अगर आप मेरी स्थिति देखेंगे तो कुछ ऐसी रही कि मेरे जो फ्रेंड्स थे, जो मेरे साथी संगी थे, उन्हें डोगरी बोलनी नहीं आती थी, तो जिस वजह से उस साइड का एक्सपोजर मुझे नहीं मिल पाया। तो मेरा आपसे सवाल ये रहेगा, क्योंकि आप डोगरी संस्थान से जुड़े हैं, कि वजह क्या है कि युवा अपनी जड़ों से इतने दूर होते जा रहे हैं, अपनी ही मातृभाषा सीख नहीं रहे? आंचल जी, मैं ये समझता हूँ कि आपने अपने प्रश्न में ही ना काफी उत्तर भी दे दिए जी, लेकिन फिर भी मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बात जरूर करना चाहूंगा। मैंने शुरू में ही कहा कि वक्त बड़ी तेजी से बदला है। मेरी जनरेशन तक माँ बाप अपने बच्चों से अपनी मातृभाषा में बात करते थे, मेरी जनरेशन तक। जब मेरी जनरेशन आई तो उन्होंने अपने बच्चों के साथ अपनी मातृभाषा यानी डोगरी, या कोई पंजाबी होंगे तो उन्होंने पंजाबी, या कोई कश्मीरी होंगे तो शायद उन्होंने कश्मीरी बोलनी बंद कर दी, घटा दी, और हिंदी या इंग्लिश बोलनी शुरू कर दी। उससे ये हुआ कि मेरी बाद की जो जनरेशन है उसके जो बच्चे हुए वो हिंदी तो बोल लेते हैं और इंग्लिश भी बोल लेते हैं, लेकिन वो मातृभाषा समझ लेते हैं क्योंकि उनके माँ बाप आपस में डोगरी बोलते हैं जी, या कश्मीरी बोलते होंगे या पंजाबी बोलते होंगे, लेकिन उनके साथ जब उनकी तरफ मुंह करते हैं, आधी बात अपनी वाइफ से पंजाबी में करते हैं, जब अपना बेटा सामने आता है तो उसकी तरफ मुंह होता है तो हिंदी में बोलना शुरू कर देते हैं। ये जो चीज है इसने नई जनरेशन को डोगरी से हटा दिया। जिन लोगों ने ये किया उनके मन में शायद ये भावना थी कि बच्चे हिंदी सीख लेंगे, इंग्लिश सीख लेंगे तो दुनिया में ज्यादा सफल हो पाएंगे, अपनी पढ़ाई में ज्यादा कामयाब होंगे। वो उनके दिमाग में ये बात नहीं आई कि वो अपने हेरिटेज से बच्चों को अलग कर रहे हैं। बिल्कुल, वो अपनी मातृभाषा की खूबसूरती से
बच्चों को महरूम कर रहे हैं। आप ये समझिए कि मेरी बड़ी दृढ़ निश्चय है इस बात का कि हर भाषा एक जीवित वस्तु होती है, वो कोई मुर्दा शब्दों का ढेर नहीं होता। उसमें जो शब्द हैं, मुहावरे हैं, गीत हैं, ये सदियों से लोगों के दिलों की भावनाओं, उनके बात करने के ढंग, उनके जीने के ढंग का एक्सप्रेशन होता है। और जब आप उस भाषा को खत्म करते हैं, छोटी हो बड़ी हो कोई भी, आप जिंदगी से एक खूबसूरती, एक फूल हटा देते हैं दुनिया के बाग से। ये हमने बदकिस्मती से डोगरी जैसी जो छोटी भाषाएं हैं उनके साथ ऐसा करने की कोशिश की गई। 1944 में वो एक वक्त था जब अभी डोगरी की लिखित किताब कोई नहीं थी, 3-4 थी सिर्फ। 1944 में डोगरी की तहरीक डोगरी संस्था के नाम से शुरू हुई जी। उसमें लोग जुड़े, उसके कारण आज हजारों किताबें हैं और डोगरी संस्था आज भी किताबें छापती है, आज भी उसकी मैगजीन निकलती है। और उसके अलावा दूसरी जगहों पे डोगरी आज स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ाई जाती है, डोगरी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, लोग पीएचडी कर रहे हैं, साहित्य अकादमी ने उसको मान्यता दे रखी है और भारत के 8वें शेड्यूल में भी शामिल है। लेकिन ये सब कुछ साहित्यिक तरफ है। भाषा की तरफ आइए, जितनी भाषा बोली जाती थी अब उससे कम बोली जाती है, क्योंकि आज भी घरों में यही रिवाज है कि अपनी मातृभाषा में बात करना कोई बड़ी अच्छी बात नहीं है। इंग्लिश बोलिए ना, बच्चे को इंग्लिश सिखाइए, उसको हिंदी बोलना सिखाइए। तो ये जो हमारे मन में एक हीन भावना है अपनी मातृभाषा के प्रति, उसने हमें ये सबसे बड़ा दोष। आपके जब पिताजी इधर थे तो उस वक्त सभी लोग डोगरी बोलते थे और उस वक्त हिंदी बोलने का रिवाज आया ही नहीं था। अंग्रेजी बोल के किसी को इम्प्रेस करने की बात भी अभी नहीं आई थी समाज में। तो अभी तक वैसा माहौल था। तो आपके पिताजी किसी मोहल्ले में रहे होंगे, किराएदार रहे होंगे, पास में रहे होंगे, उनके दोस्त मित्र जितने भी डोगरे होंगे सब डोगरी बोलते होंगे, तो उन्होंने डोगरी सीधी सीख ली। आपकी जब जनरेशन आई तब तक डोगरों ने अपने बच्चों को बिगाड़ दिया हुआ था, उनको उन्होंने हिंदी बोलना सिखा दिया था और इसलिए वो बच्चे आपके साथ भी डोगरी कहाँ से बोलते, बिल्कुल उन्होंने हिंदी बोलनी थी। और इसलिए आपके मित्र तो रहे वो, लेकिन उनकी भाषा आप तक नहीं आई क्योंकि उनके अपने पास अपनी भाषा नहीं थी। तो ये कारण हुआ है जिसके कारण इस भाषा को क्षति पहुंची है। अब डोगरी संस्था, आपने पूछा एक डोगरी संस्था के तौर पे क्या कर रहे हैं। दुनिया में जब आंधी चलती है ना तो उसका एक तरीका होता है, अगर आग जले हुए रखनी है तो दिया जला के उसको उस आंधी से बचाने की कोशिश की जाए, ना कि ये सोचा जाए बड़े जोर की आंधी है चलो बुझने दो इसको। डोगरी संस्था ये काम कर रही है, उस दिए को जला के रख रही है और कोशिश कर रही है। अगर हमारी डोगरी या कश्मीरी या पंजाबी बच्चों में स्कूलों में पढ़ानी शुरू कर दी जाए ना प्राइमरी लेवल पे, तो इसको अपने आप बूस्ट मिल जाएगा। हमने कोशिश की डोगरी संस्था की तरफ से बच्चों की कॉमिक्स बुक्स निकालने की डोगरी में, और ये प्रयत्न शायद कश्मीरी में नहीं हुआ लेकिन डोगरी में हुआ। हमने वो 6 कॉमिक्स बुक्स भी छापी बच्चों के लिए, उनको स्कूलों में जाके फ्री बांटा। लेकिन जब हमने डेटा कलेक्ट किया कि कितने बच्चों ने पढ़ी हैं वो, तो फिर हमें बड़ी निराशा हुई। तो ये एक समझिए हमें लगता है एक जद्दोजहद है जो हम कर रहे हैं कि ऐसी भाषा जो इतनी सुंदर है, जिसका संगीत इतना सुंदर है, जिसके शब्द सुंदर है। लोग कहते हैं जी डोगरी बड़ी मिठी भाषा है, आखते ना डोगरी बड़ी मिठी जुबान, मिठी है तो, लेकिन आप जब उसको खत्म ही कर दोगे तो उस मिठास में क्या रखा है। इसलिए मैं ये समझता हूं कि आज भी वक्त है कि लोगों को चाहिए कि वो अपनी मातृभाषा की तरफ आए। अपनी मातृभाषा, मैं डोगरों से कहता हूं, ये कश्मीरियों से कहता हूं, पंजाबियों से कहता हूं, गुजरी वालों से भी कहते हैं, अपनी अपनी भाषा को बचा के रखो, बोलो, उसमें ज्यादा से ज्यादा बात करो। दूसरी भाषाएं सीखने में कभी हिचकिचाओ मत, दूसरी भाषाएं ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करो। और जो अपनी भाषा की कदर करता है ना, प्यार करता है, वो सभी भाषाओं से प्यार करता है। ये भी सच्ची बात है। बहुत ही अच्छी सीख दी आपने। इसी से जुड़ा मेरा एक और सवाल ये है कि जम्मू शहर में जो डोगरी बोली जाती है, जैसे आपने बोला, हर डिस्ट्रिक्ट बदलने के बाद उसका डायलेक्ट बदल जाता है जी। अब जैसे आप मान लीजिए कि किश्तवाड़ से थोड़ा आगे ऊपरी इलाकों में गद्दी बोली जाती है जी। ऐसी ही कई और भाषाएं हैं,
उनके रख रखाव के लिए क्या किया जा रहा है कि उनका जो एक एसेंस है वो खत्म ना हो? देखिए, अगर आप मुझे पूछे व्यक्तिगत तौर पे क्या, वही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं ये समझता हूं कि तकरीबन कुछ नहीं किया जा रहा जो किया जाना चाहिए। जो आपकी बड़ी भाषाएं हैं, दो, कश्मीरी और डोगरी, उनके लिए भी कुछ नहीं किया जा रहा, तो फिर इन छोटी भाषाओं के लिए क्या किया जाएगा? लड़ाई कर कर के, झगड़े कर कर के स्कूलों में लगवाना, प्राइमरी लेवल पे पढ़ाना या उसको यूनिवर्सिटी में इंट्रोड्यूस करवाना, हर कदम के ऊपर जब आपको एक जेन्युइन बात के लिए, एक राइटफुल बात के लिए लड़ाई करनी पड़े, झगड़ा करना पड़े, तो आप खुद सोचिए ना, अब गद्दी के लिए किसको चिंता होगी? कौन परवाह करेगा कि किश्तवाड़, भद्रवाह के पहाड़ी दूर दराज इलाकों में वो गद्दी लोग बेचारे रहते हैं, ना उनका कोई पॉलिटिकल क्लाउट है, ना उनकी भाषा का कोई व्याकरण है, ना उनकी लिखित किताबें हैं, ना कुछ बोलते हैं ना। कैसे बचेंगी वो तब बच सकती हैं जब दुनिया में ऐसे लोग हों या आपके क्षेत्र में ऐसे लोग हों जो इन भाषाओं से प्यार करते हों, इनकी खूबसूरती को समझते हों और उनको ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन देने के लिए, इनका विकास करने के लिए कोई ढंग तरीके निकाले। आजकल वक्त बदल गया है। आजकल ऐसी ऐसी टेक्निक है कि आप इन भाषाओं के विकास के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं तो ये कहता हूं, लोग तो डरते हैं कंप्यूटर से, और मैं तो कंप्यूटर का आदमी रहा हूं। लोग डरते हैं कि ये कंप्यूटर आ गया, ये इंग्लिश आ गई, ये सॉफ्टवेयर आ गया, ये तो हमारी संस्कृति, हमारी भाषा खतरे में पड़ गई। इनफैक्ट ये क्वेश्चन पूछने ही वाली तो थी। मैं पहले ही जवाब दे देता हूं। मैं ये कहता हूं कि हमें इनको अपना दुश्मन समझने की बजाय इनको मित्र समझना चाहिए। इनका इस्तेमाल करना चाहिए अपनी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए। क्या हम, जैसे गद्दी है आपकी भाषा, ठीक है, उसका कोई लिखित वो नहीं है, या कोई और हमारी कितनी भाषाएं हैं, लेकिन बोलते तो हैं लोग। उनके गद्दियों का डांस आपने देखा है? कभी देखिएगा, इतना खूबसूरत डांस करते हैं वो, इतने सुंदर कुड डांस जैसे उनके डांस हैं, आप हैरान रह जाएंगे। आप उनकी भाषा, उनके संगीत, उनके नृत्य, उनकी इन चीजों को डॉक्यूमेंट किया जाए। काम तो सरकार का है असल में, लेकिन कुछ उन लोगों का भी काम है जो अपने तौर पे, एनजीओ के तौर पे इस किस्म के काम के बारे में अपने कल्चर को, अपने एहसासे को, अपनी संस्कृति को बचाने की कोशिश करते हैं और इससे प्यार करते हैं। और मैं एक और चीज कहता हूं कि शो केस नहीं होना चाहिए कि चलिए जी अब कश्मीरी कल्चर और डोगरी कल्चर और पंजाबी कल्चर को अभिनव थिएटर में डांस करके तो प्रिजर्व कर लिया। वो नहीं होता। ये चीजें फील्ड में जाके होती हैं, डे टू डे लाइफ के हिसाब से। उनको लोगों के साथ भी जोड़ना है। आप तो इनको म्यूजियम में ला दोगे आहिस्ता आहिस्ता। क्या आपके पास क्या रहेगा? अजी डोगरा डांस है तो 15-20 लड़कियां लड़के होंगे जिनको आप जानते हैं, उनको बुलाएंगे, आइए जी अभिनव थिएटर में डांस करिए, चलिए जी दिल्ली चलना है, वहां चलिए। लोगों में है वो डांस, उनके त्योहारों में है। जब तक आप लोगों के घरों में, उनके त्योहारों में उनके साथ जोड़ के वो चीजें नहीं रखेंगे, ये कल्चर खत्म हो जाएगा, ये म्यूजियम में चला जाएगा। म्यूजियम में डेड चीजें जाती। हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम इनको जिंदगी से जोड़ें। कश्मीरी खाना अडॉप्ट कर लिया। बिल्कुल, मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि आपको पंजाबी क्विजीन पता है, कश्मीरी पता है, गुजराती, राजस्थानी सब पता है, पर आपके जब बाहर से दोस्त आते हैं और वो कहते हैं हमें जम्मू का खाना खाना है, पर आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं, हम उन्हें क्या खिलाएं, क्योंकि उसको उस शानो शौकत से पेश नहीं किया गया है। बिल्कुल। ऐसा क्यों? इस विषय में मैं खुद थोड़ा दुखी हूं। मैं आपको बता देता हूं, फूड चैनल से जम्मू में कोई आए लोग, वो करते हैं सारे देश में, सर्वे करते हैं, बनाते हैं। उन्होंने कहा डोगरा खाना देखना है, बनाना है, वो अपने चैनल पे बनाते हैं। तो उन्होंने जी ढूंढना शुरू किया जम्मू में। किसी ने कहा ललित मंगोत्रा जी के पास जाइए, वो मेरे पास आ गए। मैंने कहा भाई मैं साहित्य में काम करता हूँ, लैंग्वेज में काम करता हूँ, खाने के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। मैंने कहा फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। जो 5-6 जो अच्छे हमारे शेफ थे, कुक थे, जिनको मैं जानता था पुराने जमाने में, मैंने कोशिश की उनको लोकेट करने की। उनको डोगरी में स्यान कहते हैं। तो वो मैं ढूंढने की कोशिश की, 1-2 तो मर चुके थे। एक ने कहा कि मेरे से तो अब हिला नहीं जाता। मैंने कहा किसी को सिखाया? उसने कहा सिखाना क्या है, लोग खाते ही नहीं। तो मैंने कैसे सिखाना है? ये सिचुएशन हो गई। जब ऐसा हुआ तो वो लोग परेशान, आ गए थे वो
दिल्ली से कि बम्बई से आ गए थे जम्मू में। तो फिर मैंने और मेरे एक मित्र ने हमने फैसला किया कि हम खुद करेंगे। तो फिर मैंने और उसने मिलके डोगरी का खाना बनाया। उन्होंने पूरा शूट किया, फूड चैनल पे आता है, दिखाते हैं वो। उसमें क्या बनाया हमने, अब मैं नाम बोलूंगा तो आपको फिर पता लगेगा कुछ है। उसमें मैंने खट्टा मीट बनाया। लोग सोचते हैं डोगरे मीट नहीं खाते, खट्टा मीट बनाया। खट्टा मीट जो आपको बाजार में है, मीट बना के उसमें खटाई डाल देते हैं, दैट इज नॉट खट्टा मीट। खट्टा मीट की एक खास किस्म का टेस्ट है, खास किस्म की प्रेपरेशन है। माँ का मदरा, माँ का मदरा बनाया और साथ में बनाए राजमा देसी स्टाइल में, जम्मू स्टाइल में, कि वो पंजाबी जो प्याज टमाटर डाल के नहीं, वो बनाया जो डोगरों में बनाया जाता था। हमारी जो कुकिंग थी, आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हो जाए, दैट वाज बेस्ड इन देसी घी, दही और अदरक। उसमें ना टमाटर है, ना उसमें प्याज है, ना उसमें लहसुन है, और वो इतनी टेस्टी होती है जो हमारे बूढ़े, हमारी दादी या दूसरे लोग बनाते थे। तो एक मदरा बनाया, खट्टा मीट बनाया, अंबल बनाया, अनारदाने की चटनी बनाई, थोथरू बनाए। आपने ये नाम भी नहीं सुने, डोगरों ने नहीं सुने, आप तो कश्मीरी हो। ये थोथरू है क्या? ये भी बता दीजिए। जैसे तली हुई पूरी होती है ना, आटे में खमीर पैदा करते हैं, तो उसको तल दे तो उसको कहते हैं खमीरा, या उसको तले नहीं तो उसको ऐसे सेक लें तो उसको कहते हैं खमीरा। लेकिन अगर उस आटे को दूध में और दही में गूंदा जाए और उसमें यीस्ट डाला जाए, तो वो जो आटा बनता है, जब उसको आप फ्राई करते हैं, उसका टेस्ट ऐसा है किसी चीज के साथ खाने की जरूरत ही नहीं, अपना ही टेस्ट उसका इतना है। ये सब कुछ बनाया, फूड चैनल वालों ने इसको शूट किया हमारे कुक करते हुए। मुझे थोथरू बनाने नहीं आते थे, आटा बना लिया, तो फिर हमने एक ओल्ड लेडी को बुलाया, ये वाला पार्ट उसने किया, बाकी का हमने किया। सिरीपला बनाया। अब आप पूछोगे सिरीपला क्या होता है, अब तो सब कोई पूछोगे, डोगरे बेचारों को नहीं पता तो आपको क्या पता होगा। खैर मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो टिपिकल डोगरा है, वो इसलिए खत्म हुई जैसे डोगरी भाषा खत्म हो रही है। जब कोई चीज छोटी होती है और उसके आगे पीछे दूसरी चीजों की ग्लोबलाइजेशन का असर पड़ रहा होता है, पंजाबी खाने का इतना ज्यादा असर हुआ है कि हमारे डोगरा फूड में हर चीज में प्याज टमाटर आ गया है। अब हमारी जो चीज बनती है उसमें प्याज टमाटर का टेस्ट होता है। बिल्कुल, प्याज टमाटर और लहसुन का। आप एक डिश खाइए, दूसरी खाइए। डोगरों में ऐसा नहीं था, हमारे यहाँ प्याज टमाटर लहसुन था ही नहीं। हम तो दही, अदरक और इन चीजों के साथ और देसी घी के साथ बनाने वाले लोग हैं। वैसे इसी बात को मैं जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि मैं कश्मीरी हूँ। कश्मीरी होने के नाते से मैं कहना चाहूंगा या बताना चाहूंगा कि कश्मीर के भोजन में भी अब बहुत वैश्वीकरण आ चुका है, क्योंकि हमारे खानों में भी टमाटर, प्याज और लहसुन होता नहीं था। आई नो, आजकल आपके यहाँ भी होता है, मुझे पता है। बिल्कुल होता है। मैं खाने का शौकीन हूँ, मुझे कश्मीरी खाना भी बड़ा पसंद है, मैं खाता हूँ। और एक तो पंजाबी खाने का असर हुआ, सब तरफ आइटम्स भी पॉपुलर हुई, वो डोगरी खाने के अंदर आ गई। आसान है ना वो बनाना, प्याज टमाटर को फ्राई किया और फटाफट उसमें चीजें डाली और बन गया। लेकिन अगर हमारा डोगरी खाना बनाना हो, इट इज ऑन स्लो हीट। सारी सारी रात दाल जो है वो उबलती रहती थी स्लो हीट पे, बंद बड़े बड़े बर्तनों में। आजकल तो फटाफट खाना बनाना है तो पंजाबी तरीका बढ़िया है, फटाफट तड़का वड़का लगाया, ये वो किया तो खा लिया। अब कोई इस वक्त डोगरा खाना ढूंढेगा तो जो लोग समझते हैं कि ये डोगरी खाना है, वो भी आई एम श्योर एक्चुअली दे आर सर्विंग पंजाबी। बात शुरू हुई थी भाषा पर, डोगरी भाषा को लेकर, बात वहां से चलते चलते खाने पर आ गई। चलिए ठीक है। लेकिन आंचल, मैं चाहूंगा कि जिस उद्देश्य के लिए हमने ललित जी को यहाँ बुलाया है वो था सांस्कृतिक और एक साहित्यिक पहलू। बिल्कुल। शायद मेरे ख्याल से आंचल भी यही पूछना चाहेगी आपसे कि आप हमें अपने साहित्य के सफर के बारे में थोड़ा बताएं। मैंने थोड़ा सा आपको बतलाया कि मैंने अपनी सबसे पहली कहानी डोगरी की 1972 में लिखी, 1972 में, और उसके बाद मेरा कहानी लेखन का ही ज्यादा रहा, लिखने का काम। तब तक मुझे पढ़ने का शौक बहुत ज्यादा था, इसलिए मैं हिंदी, इंग्लिश, थोड़ा ट्रांसलेटेड फ्रेंच और ट्रांसलेटेड रशियन लिटरेचर भी पढ़ चुका था। हमारे ऊपर वो असर था। और दूसरी मेरी पढ़ाई अपनी साइंटिफिक थी,
तो इन सब चीजों का मेरे लेखन पर भी असर था। और जब मैंने ये लिखना शुरू किया तो उसके साथ साथ लोग भी सुनाते थे, मैं महफिलों में भी बैठता था, तो लोगों ने मेरी बातें सुन के मुझे आलोचना का काम दे दिया। तो उन्होंने कहा कि जो दूसरे लोग लिख रहे हैं इसकी इवैल्यूएशन करिए, आलोचना थोड़ा सा। लेकिन मेरा ज्यादा लिखने का काम कहानी का रहा। फिर मैंने नाटक लिखे, कुछ रेडियो नाटक भी लिखे, और ऐसे कहानियों का संकलन निकला। फिर एक नाटक छपा। फिर आहिस्ता 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 मेरे चीजें छपना शुरू हो गई। और फिर मैं डोगरी संस्था के साथ जुड़ गया। ऐसे समझिए कि 6 साल में डोगरी संस्था का जनरल सेक्रेटरी रहा, और अब मैं पिछले 19 साल से डोगरी संस्था का प्रधान हूं, और इसलिए जुड़ा हुआ हूं इसके साथ। और मुझे साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला है, और साथ में स्टेट अकेडमी की ने 2 बार मुझे बेस्ट बुक का अवार्ड दिया है। वो किस किताब के लिए था? 2 किताबें थी। मेरी पहली किताब थी जमीन, वो शॉर्ट स्टोरीज की एक कलेक्शन थी। दूसरी किताब जो थी वो मेरे शॉर्ट ऐसे थे डोगरी में, चेते दियां गलियां। जो आपने मुझे सवाल पूछा था ना, उस वक्त के जम्मू में और आज के जम्मू में क्या फर्क है, उसमें 64 ऐसे छोटे ऐसे हैं जो इसी टॉपिक पे है। पहला जम्मू कैसा था, आज के जम्मू कैसा है। पहले जम्मू में गलियां कैसी थी, आज कैसी हैं। पहले जम्मू में फैशन क्या होते थे, आज क्या होते हैं। पहले जम्मू में लोग कैसे रहते थे, पहले क्या खाते थे, आज क्या खाते हैं। पहले वक्त में आम कौन से होते थे, आजकल कौन से होते हैं। आपको पता है, आम भी अलग अलग हो गए। हमारे वक्त में जो आम थे ये वाले नहीं थे, दशहरी और माल्टा। और ये हमारे यहाँ देसी आम होता था, एक टोकरा जो एक बार खाया जिंदगी में दूसरी बार नहीं मिलता था। हर पेड़ के आम का स्वाद अलग होता था, और वो देसी आम होते थे। मंडी में सुबह आते थे, उसके टोकरे लग जाते थे, और एक दिन जो खाते थे, अगर दूसरे दिन ढूंढने जाओ कि हमने वही आम लेने हैं, यू विल नेवर गेट इट। और हर टेस्ट दूसरे से अलग होता था। तो इस किस्म से हमने देखा है वो वक्त, आज का वक्त। तो वो दूसरी किताब थी जिसका मुझे बेस्ट बुक अवार्ड मिला। उसके बाद फिर मैंने पोइट्री भी शुरू कर दी। आजकल डोगरी की कविता भी लिखता हूं, उसकी भी एक किताब छप गई है। और आलोचना की 3-4 किताबें हैं, ऐसे की किताब है, कहानियों की किताब है। तो अब आ जाके ऐसे है कि मुझे ये लगता है कि मुझे ज्यादा चिंता रहती है कि डोगरी भाषा को बचा के कैसे रखा जाए। क्योंकि जो लिखने वाले हैं वो लिखेंगे, लेकिन उनके लिखने को तभी कोई पढ़ेगा अगर वो भाषा बची होगी, उसका कोई प्लेटफॉर्म बचा होगा। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि डोगरी संस्था को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया जाए जिधर सभी डोगरी के लेखक आ सकें, अपनी चीजें पढ़ सकें, हम उनकी चीजें छाप सकें। अभी डोगरी संस्था ने एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम बनाया है अभी, और 15 सितंबर को डॉक्टर जितेंद्र सिंह उसका उद्घाटन कर रहे हैं जम्मू में, डोगरी संस्था इधर ही। तो उसमें हमने कोशिश की है कि वो जो ऑडिटोरियम है, और उसमें हम सभी लोगों को बुलाएंगे, अपने सब लोग आके इधर कार्यक्रम कर सकते हैं। जगह नहीं है जम्मू में ऐसे कार्यक्रम करने की, पुराने जम्मू में। तो ये एक मुहिम है कि इसको डोगरी को शिक्षा के साथ जोड़ के रखा जाए, डोगरी को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंग्लिश के साथ जोड़ के रखा जाए। हमने कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर डोगरी में ट्रांसलेट किए हैं। डोगरी में 4 लाख स्ट्रिंग्स होते हैं, आप जानते हैं, स्टेटमेंट्स कंप्यूटर लैंग्वेज में जो उसकी प्रोग्रामिंग होती है, 4 लाख ट्रांसलेट किए हैं डोगरी में। फिर डोगरी में हाउ टू यूज कंप्यूटर्स का बेसिक कोर्स है, उनको ट्रांसलेट भी किया है, उनको अडॉप्ट भी किया है, और उसमें वॉइस भी मेरी है। दे आर अवेलेबल ऑन नेट। डिक्शनरी बनाई है डोगरी हिंदी, डोगरी इंग्लिश डोगरी। तो आप जब तक अपनी भाषा को इन सब चीजों के साथ जोड़ेंगे नहीं, दूसरी भाषाओं में छप रहे लिटरेचर का अपनी भाषा में अनुवाद नहीं करेंगे और अपना उनमें नहीं करेंगे, तो क्या होगा। आप बंगाली और मराठी और उसका तो छोड़िए, आप तो जो कश्मीरी में लिखा जाता है वो डोगरी में ट्रांसलेट नहीं होता, जो डोगरी में लिखा जाता है वो कश्मीरी में ट्रांसलेट नहीं होता। जी बिल्कुल। आपका आपस में क्या संबंध बनना है जी। आप एक दूसरे का लिटरेचर भी नहीं जानते, और किसी ने आज तक ये सोचा ही नहीं। एक तो पूरे का पूरा ट्रांसलेशन का महकमा होना चाहिए जो सिर्फ कश्मीरी, डोगरी, लद्दाखी इन लोगों के लिटरेचर को एक दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करे और सब तक पहुंचाए, अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो।
ललित जी, आपकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि नवीनीकरण का जो एक मार है सबसे ज्यादा हम युवाओं पे पड़ी है, क्योंकि हम जो अपनी जड़ है उनसे काफी दूर निकल आए हैं। उनकी खुशबू, उनका एहसास दूर दूर तक हमारे आसपास नहीं है। तो मैं आपसे आखिर में चाहती हूँ आप हमारे श्रोताओं को, हमारे युवाओं को कुछ संदेश दे, जिसमें वो कोशिश करे अपने ही घरों से कि वो कैसे अपनी मातृभाषा, अपनी संस्कृति से जुड़े, अपने कल्चर और हेरिटेज को उतने ही इम्पोर्टेंस दे जितना वो इंग्लिश या हिंदी को देते हैं। मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति का जो उसका मानसिक विकास है, उसकी जो जड़ें हैं, वो उसके अपने कल्चर के साथ, अपनी भाषा के साथ, अपनी संस्कृति के साथ जुड़ी होनी चाहिए और जुड़ी होती हैं असल में। और अगर हम अपनी मातृभाषा के साथ और अपने कल्चर के साथ बेसिकली जुड़े हों, हम उस पेड़ की तरह हो सकते हैं जिसकी जड़ें तो अपने उसमें जुड़ी हैं, लेकिन उसकी जो शाखें और टहनियां और फूल हैं वो दूसरी भाषाओं में भी खिल सकते हैं, वो दूसरी भाषाओं को भी सीख सकते हैं। आपको मैं इसमें अमर्त्य सेन और टैगोर की बात आपको सुनाता हूँ। टैगोर ने ये कहा है कि हम जितने भी कजन्स थे, टैगोर के कजन कोई 100 के लगभग थे, तो हम जितने भी कजन थे, हम सभी ने अपनी जो बेसिक तालीम है वो बंगला में हासिल की। अमर्त्य सेन ने कहा है कि जब मैं छोटा था, जिनको नोबेल प्राइज मिला है, टैगोर को भी मिला है, उनको भी मिला है, वो इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने कहा कि जो मुझे अपने बचपन में 2 ही भाषाएं आती थी, बंगला और संस्कृत, तो घर में वैसा एनवायरनमेंट होगा संस्कृत का। ये दोनों लोग दुनिया में इतने मशहूर हुए, इन्होंने इतना कुछ किया, इनको अपनी मातृभाषा ने रोका नहीं है, इनको फलने फूलने का मौका दिया है। जो अपनी मातृभाषा में आपके व्यक्तित्व को जो पोषण मिलता है ना, जो खुराक मिलती है, तो आप दूसरी भाषाओं को पूरे का पूरा समझ सकते हो। एक एग्जाम्पल भी मैं दूंगा। जब आप एक भाषा को अच्छे से समझते हो, ढंग से समझते हो, तो आप बिना सीखे उसका सारा व्याकरण जानते हो, उसकी सारे यूजेज जानते हो, उसमें ये जानते हो शब्द को ऐसे वैसे कैसे इस्तेमाल करना। किसी ने सिखाया नहीं है, लेकिन आप जानते हो। और जब आप दूसरी भाषा कोई आपको सिखाना शुरू करता है, आपको उसका व्याकरण सीधा नजर आ जाता है, आप सीधा समझना शुरू कर देते हो। लेकिन जब आप बचपन में खिचड़ी भाषा बोलते हो ना, जो अंग्रेजी, डोगरी, हिंदी का मिक्सचर है, आप किसी भी भाषा का बेसिक नहीं सीखते, व्याकरण नहीं सीखते। इसलिए लेटर स्टेज पे आप ये सोचते हो कि मैं अंग्रेजी भी बोल लेता हूँ, मैं दूसरी भाषाएं भी बोल लेता हूँ, लेकिन अब वैसे नहीं। आज हिंदुस्तान में इतने लोग अंग्रेजी बोलते हैं, कितने हैं वो लिखते हैं, कितने लोग हैं जिनको दुनिया में एक्सेप्ट किया जाता है कि ये बहुत बड़े इंग्लिश के राइटर हैं, कितने लोग इंग्लिश लिखते हैं। ऑन दी अदर हैंड, टैगोर बंगला में लिखते थे, वो बंगला में लिख के कहाँ के कहाँ पहुंचे हैं, उन्होंने खुद ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में। इसलिए मैं ये कहता हूँ, अपनी जड़ों के साथ, अपनी सभ्यता के साथ, अपनी भाषा के साथ जुड़िए। दूसरी भाषाओं को नफरत मत करिए, दूसरी भाषाओं से प्रेम करिए, लेकिन पहले अपनी भाषा सीखिए। उसके बाद आप दूसरी भाषाएं आसानी से सीख सकते हैं, बड़े मजे से आगे बढ़ सकते हैं और आप दूसरों के साथ जुड़ सकते हैं और दूसरी बातें समझ सकते हैं। ललित जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अच्छा ही नहीं, उल्टा आपसे सीखने को बहुत कुछ मिला। उम्मीद है जैसे आज आपसे बातचीत करके मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, नया जानने को मिला अपने ही शहर के बारे में, हमारे श्रोताओं का भी सेम एक्सपीरियंस होगा जब वो आपकी और हमारी बातचीत सुनेंगे। तो श्रोताओं, ये था हमारा आमने सामने कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आप सुनते हैं जम्मू कश्मीर प्रदेश से जुड़ी हुई कोई खास मेहमान या कोई खास व्यक्तित्व, उनसे हमारी बातचीत जो हमारे युवा प्रतिनिधि करते हैं। आज जिन्हें हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया था वो है प्रोफेसर ललित बगोत्रा, जाने माने शिक्षाविद, समाजशास्त्री और डोगरी संस्कृति के, अगर इन्हें हम कार्यकर्ता कहेंगे तो गलत नहीं होगा। तो आज इनसे बातचीत कर रही थी मेरी युवा प्रतिनिधि, मेरी साथी आंचल मिस्कीन। तो श्रोताओं, बने रहिए हमारे साथ इसी कार्यक्रम यानी आमने सामने में। अगली बार हम फिर किसी और शख्सियत के साथ आपके साथ हाजिर होंगे और सुनाएंगे उनके इतिहास के बारे में, उनके वर्तमान के बारे में और उनके साथ जुड़ी ढेर सारी बातें। ललित जी, आपका हमारे कार्यक्रम में आप हमारे आमंत्रण पर आए, आपका हार्दिक धन्यवाद। शुक्रिया, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी बातें साझी कर सकूं श्रोताओं के साथ। आपका भी धन्यवाद।